इसराइल और अमेरिका को 36 तोपों की सलामी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका पहुंचकर वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए करते हैं। सही सुना आपने दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसकी नीतियों की वजह से यह दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक बयान में कहा था कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा देना चाहता हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति पुरस्कार के लिए जो है प्रस्तावित किया है। यानी कि अब इस्राएल पाकिस्तान की जमात में आके खड़ा हो गया है। सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि इस वक्त दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है। इन दोनों देशों में एक और समानता है कि ये दोनों देश आतंक का इस्तेमाल करते हैं अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए। जी हां, पाकिस्तान जिसने भारत के खिलाफ पिछले कई सालों से आतंक को स्टेट क्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, आधिकारिक नीति के तौर पर इस्तेमाल किया है, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो या भारत के अलग अलग हिस्से, पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकवादी शिविर। यह एक ऐसा देश है जो डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र है और इस डी फैक्टो आतंकवादी राष्ट्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की सिफारिश की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, और इसी जमात में शामिल हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो ईरान के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ, और गजा में तो इन्होंने 60,000 बेकसूरों को मौत की घाट उतार दिया। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, इन देशों में यह समानता है। मगर आज जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की सिफारिश की, हम उसके मेरिट्स पर बात करेंगे, उसके मायनों की चर्चा करेंगे। मगर देखिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की सिफारिश की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। सुना जाए। In one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जब आप एक नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी के नाम की प्रस्तावना देते हैं तो आपको यह देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का कितना अंदाजा है। इससे पहले एक और अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला था, वो थे बराक ओबामा। मगर अगर आप बराक ओबामा की राजनीति पर निगाह डालें तो उनकी राजनीति में साफ तौर पर दिखाई देता था, और सही और गलत के क्या मायने हैं काफी हद तक यह परिभाषित था, डिफाइंड था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा की अंतरराष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये वो व्यक्ति है जिसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कोई अंदाजा नहीं है। याद कीजिएगा, इस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर समस्या चल रही है उसे 1000 साल पुरानी बताया था। याद है कि भूल गए? अब इस व्यक्ति का नाम आप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दे रहे हैं जिसे यह भी नहीं पता कश्मीर समस्या की जड़ में क्या है। सुनिए, कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बताया था। Well, I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. और बात यहां नहीं रुकती। कल ही 21वीं बार इन्होंने कह दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी, और वो बार बार पाकिस्तान और भारत को एक पैमाने पर रख रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके बारे में मैंने कहा आतंक का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, जिससे पता चलता है इस आदमी की सोच कितनी भ्रमित है, कितनी ज्यादा हिली हुई है। देखिए, कल एक बार फिर उन्होंने वही बात कही। Well, I hope so. Look, we did a job with India and Pakistan and Serbia, Kosovo, and Rwanda, and the Congo, and this was all over the list. 3 weeks or so, Marco, right? We did, and others that were ready to fight
and we stopped a lot of fights. I think a very big one, frankly, a very, very big one was India and Pakistan, and we stopped that over trade. We're dealing with India and we're dealing with Pakistan, and we say we're not going to be dealing with you at all if you're going to fight. And they were maybe at a nuclear stage. They're both, nuclear powers. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि अगर ईरान ने मुझ पर हमला किया तो हम उसका नाम दुनिया के नक्शे से हटा देंगे, जिसकी सोच इतनी वायलेंट है, इतनी हिंसक है, क्या उसके नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए की जा सकती है? जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं गाजा को साफ कर दूंगा और वहां पर पुनर्निर्माण करूंगा, इसके मायनों को जानते हैं? कहीं ना कहीं यह व्यक्ति नरसंहार की ओर इशारा कर रहा है, जो कि चल भी रहा है, जो गजा में आए दिन चल भी रहा है। याद कीजिएगा, ईरान पर राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद इन्होंने क्या चेतावनी दी थी? इस व्यक्ति का नाम की सिफारिश पाकिस्तान और इस्राइल ने की है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। सुना जाए। You just said, when you said if they do it, they get obliterated. Just to be clear, you're talking about if Iran made an attempt on your life. Yeah, that would be called total obliteration, and I can't imagine they do that. It should have been stated by Biden, but he didn't state it because he had no clue, as you know, as everybody knows. I'd love to have a good relationship with everybody. They can't have a nuclear weapon. That was the only thing that was very important. They can't have a nuclear weapon. और फिर आपको याद होगा दोस्तों, इस वीडियो को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जारी किया था, जिसमें आप देख सकते हैं वो और नेतन्याहू अधनंगे पड़े हुए हैं बीच पर। वहां पर दाढ़ी वाली औरतें नाच रही हैं। यानी कि इस आदमी की सोच कितनी विकृत है, कितनी भ्रष्ट है, कितनी करप्ट है कि यह सब उसके जहन में चल रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह व्यक्ति नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार हो सकता है? आपने ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर B-2 बॉम्बर्स से हमला किया। यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आपको याद है रूस का चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा? आपको याद है हिरोशिमा और नागासाकी? तो इन 2 बड़ी घटनाओं के बावजूद अमेरिका जो है B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला करता है। फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर और उसी तरह से एक अन्य न्यूक्लियर सेंटर पर प्रहार किया गया था। हालांकि उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं उससे पहले ही ईरान ने अपना जो तमाम सामान है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था, वहां पर निर्माण काम एक बार फिर चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि जिन 2 देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए की है, ये दोनों देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को स्टेट क्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पाकिस्तान और इस्राइल। जी हां, यह समानता दोनों में है। मगर पाकिस्तान की हालत यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, ना घर के ना घाट के। और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि एक तरफ उसे अमेरिका का पिछलग्गू बनना है, अमेरिका का चाटुकार बनना है, अमेरिका का चमचा बनना है। मगर दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब ईरान पर प्रहार हुआ था, तब पाकिस्तान के अंदर वहां की जनता ने लंबी रैलियां निकाली थी ईरान के पक्ष में। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैंने हमेशा इस फर्क को आपके सामने रखा है। एक तरफ पाकिस्तानी ISI और आर्मी जो भारतीय हितों के खिलाफ है, मगर दूसरी तरफ उनकी जनता के साथ एक संवाद हो सकता है। मगर प्रॉब्लम इस जनता के साथ यह है कि जब भारत के अंदर पहलगाम हमला होता है, जब पाकिस्तानी ISI और आर्मी भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, तब यह जनता खामोश रहती है। मुझे प्रॉब्लम यह है, मगर हां, आम पाकिस्तानी जनता के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3-4 बार पाकिस्तान जा चुका हूं, वहां के लोगों से मिल चुका हूं, उनमें गर्मजोशी होती है। वो जब भी भारतीयों से मिलते हैं, खुलकर मिलते हैं। वो हमारे म्यूजिक को पसंद करते हैं, हमारी फिल्मों को पसंद करते हैं, हम उनके म्यूजिक को पसंद करते हैं, उनके क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। मगर यह बात यहीं तक सीमित है। उनका ISI क्या करता है, उनकी आर्मी क्या करते हैं, सब जानते हैं।
और यह मत भूलिए, पाकिस्तान के मंत्री ने हाल ही में एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था कि हां, हम आतंकवादियों को शह देते हैं क्योंकि हमने अमेरिका का डर्टी वर्क किया था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये खेल क्या चल रहा है इस्राइल, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। राष्ट्रपति ट्रंप किसको आमंत्रित करते हैं? पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर को करते हैं, वो व्यक्ति जो बार बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है। हाल ही में असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। इस व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हम इनके साथ सहयोग कर सकते हैं, जबकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों कि अबोटाबाद में उसामा बिन लादेन पाया गया था, जिसे अमेरिकी सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। 9/11 का जो मास्टरमाइंड था वो भी पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया था और अब वो ग्वांटानामो बे में है। तो यह हकीकत है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक को शह देता है, ट्रेनिंग कैंप्स को बढ़ावा देता है। मुद्दा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो आतंकवाद है, हर चीज का केंद्र कहीं ना कहीं पाकिस्तान बना हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई लिंक दिखाई देता है। चाहे 9/11 हो, चाहे अवैध ढंग से परमाणु टेक्नोलॉजी का प्रसार प्रचार। जी हां, सही सुना आपने। नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में पाकिस्तान की क्या भूमिका है, यह पूरी दुनिया जानती है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, यह है पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, यानी फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब्दुल कदीर खान। मगर यह व्यक्ति विवादों से घिरा रहा। कहने को यह पाकिस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक, इनकी वजह से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परवान चढ़ सका, मगर इन पर कई देशों में पाबंदी थी। गौर करें, अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम खड़ा किया, जिसकी वजह से 1998 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुआ। पाकिस्तान में उन्हें हीरो की तरह देखा जाता है क्योंकि उन्होंने देश को एटमी ताकत बनाया, मगर उनसे जुड़े कुछ विवाद थे। और वो विवाद क्या है, इस पर गौर किया जाए। 2004 में उन्होंने खुद कबूल किया था कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया जैसे देशों को गैर कानूनी तरीके से बेचा। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चला। उन्हें इंटरनेशनल जांच एजेंसियों से भी दूर रखा गया। अब इस तरह का देश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश करता है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, यानी कि इनका जो सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, उस पर पाबंदी, उस पर IAEA जो है वो शक की निगाह से देखता रहा, विवादों में घिरा रहा। उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को अवैध ढंग से परमाणु टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि इस व्यक्ति को हीरो समझा जाता था, तो इन पर मुकदमा नहीं चला। तो यह है पाकिस्तान। और जहां तक इस्राइल की बात है, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। इस्राइल आज से नहीं, कई सालों से गजा पर अत्याचार कर रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे संरक्षित रखा जाना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस बात को इस्राइल बखूबी जानता है। मगर बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में गजा में तमाम हदों को पार कर दिया गया है। 60,000 का आंकड़ा आम आंकड़ा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान पर हमला क्यों किया गया था। ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम IAEA की निगरानी में चल रहा था। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ शिकायतें थीं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा। मगर सबसे बड़ी बात, खुद IAEA के अधिकारी, खुद अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, उनका बयान था कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहा है। बावजूद इसके इस ईरान पर इस्राइल ने हमला किया, और यह इस्राइल राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर रहा है। यह दुनिया बर्बादी की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। यहां कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। जी हां, स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सही सुना आपने कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए की जा रही है। और यह व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से डेस्परेट है कि मुझे कोई शांति पुरस्कार दे दे। और
इसराइल और पाकिस्तान, जो अमेरिका के सबसे बड़े चाटुकार हैं, वो इस बात को समझते हैं। यही वजह है कि ये दो देश जो आतंक का इस्तेमाल करते हैं स्टेट क्राफ्ट के तौर पर, इन दोनों ने राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की सिफारिश की है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।